जय हिंद दोस्तों। AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहा हूं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होंगे इसमें भी। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है, फिर हम इसके आधार पर ही हम परासरण की क्रिया की व्याख्या करेंगे। तो आप अर्धपारगम्य झिल्ली की कुछ विशेषताओं के आधार पर इसकी परिभाषा देते हो। जब हम कोई विलयन लेते हैं और उस विलयन को एक ऐसी झिल्ली से गुजारते हैं जिससे होकर विलयन के पूरे अणु आर पार आसानी से जा सकते हो, तो इस प्रकार की झिल्ली को पूर्ण पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक। और इसी के स्थान पर यदि आप कोई दूसरा झिल्ली लेते हो जिससे कि कोई भी विलयन का अणु आर पार नहीं जा पाता है, तो उसे अपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। परंतु एक ऐसी झिल्ली आप ले लो, एक ऐसी झिल्ली लो जिसमें से विलयन को आप गुजारने की कोशिश करो, तो विलयन के अणुओं में से केवल एक अणु, विलायक का अणु केवल आर पार जा पाता हो, तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम अर्धपारगम्य झिल्ली की ही व्याख्या कर रहे हैं। पूर्ण पारगम्य में विलयन के सारे अणु चले जाएंगे, अपारगम्य में विलयन का कोई भी अणु नहीं जाएगा। लेकिन अर्धपारगम्य की अगर हम बात करेंगे तो अर्धपारगम्य झिल्ली में केवल और केवल विलायक के अणु ही आर पार जा पाते हैं, इसके अदरवाइज विलय के अणु नहीं जा पाते। तो इसलिए इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम बात करते हैं वह झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के केवल विलायक के अणु ही आसानी से आर पार जा सकते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, ऐसे आप लोग एग्जाम्पल के स्वरूप में समझेंगे तो थोड़ी जल्दी चीजें क्लियर हो पाएंगी। जैसे अंडा देखें आप, अंडा दुकान से खरीद के लाएंगे आप, पानी में उसको उबाल देते हैं तो वो अंदर का जो भाग होता है वो सख्त हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो पानी, नमक भी डालते हैं उसमें आप, तो पानी और नमक दोनों डालते हैं, तो क्या अंडा के अंदर वाला भाग नमकीन लगता है? नहीं लगता। आप पानी और नमक को तो घोल दिए तो विलयन बन गया ना, लेकिन जब आप उसको गर्म करोगे या पानी में डाल दोगे अंडे को, तो पानी के अणु अंडे के छिलके से होकर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन नमक के अणु नहीं प्रवेश करते। तो अंडे के ऊपर का जो छिलका होता है वो बिल्कुल अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। आप अंगूर और किशमिश तो देखे ही होंगे। अगर आप किशमिश को शाम को जल में डाल दो तो सुबह वो फूल जाता है कि नहीं? फूल के अंगूर नहीं हो जाएगा, लेकिन वो स्वरूप फूल जाता है कि नहीं फूल जाता? बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि अंगूर या किशमिश के छिलके
किशमिश के छिलके की अगर हम बात करें, उसके ऊपरी परत की बात करें, तो उसका ऊपरी परत भी अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करता है। ऐसे बहुत सारे अनाज भी हैं, जैसे चना है। चना को आप भिगो दोगे, शाम को भिगोगे, सुबह तक वो फूल जाते हैं ना। तो उसके ऊपर के भी जो परत होते हैं वो भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करते हैं। यदि मैं अंगूर को चीनी और पानी के सांद्र विलयन में डालूं, शाम को यदि डाल दिया तो सुबह आते आते वो पचक जाते हैं, यानी कुछ समय में वो क्या हो जाते हैं, पचक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अंगूर के अंदर जो विलायक के अणु हैं, जल के अणु कह सकते हैं, वो सांद्र विलयन में बाहर निकल जाते हैं। तो जल और चीनी के विलयन में अंगूर के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकल जाता है और वो अंगूर क्या हो जाता है, पचक जाता है, सिकुड़ जाता है। फिर उसे धूप में सुखाकर किशमिश का रूप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो अर्ध पारगम्य झिल्लियों में इनके कुछ उदाहरण के रूप में हम जानते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे अंगूर की परत, किशमिश भी आप कह सकते हैं, कामा अंडे का छिलका, अंडे के ऊपर जो छिलका था ना उबाल के हम निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, डाटा इस तरह से और भी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से और भी मिलेंगे इसमें। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की कहानी क्लियर हो गई कि वे झिल्लियां जिनमें से होकर किसी विलयन के केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं। तो इस प्रकार की झिल्लियों को अर्ध पारगम्य झिल्लियों के नाम से जाना जाता है। और जैसे में आप देख लो, अंगूर की परत कह सकते हैं, अंडे का छिलका कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक। अब हम इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक, परासरण, ओस्मोसिस। कल कोई इसमें से कह रहा था सर ओस हट जाएगा तो समोसिस हो जाएगा ना, ओ हट जाएगा तो समोसिस हो जाएगा कि नहीं? भाई खाने वाली बातें जल्दी याद आती है। अरे भाई ये परासरण दाब की बात कर रहे हैं हम, कि जब किन्हीं दो विलयन की हम बात करें, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन, तो जब किन्हीं दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा हम पृथक करते हैं, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली का भी गुण जाने हो कि किसके अणु आर पर जाएंगे, विलायक के अणु। ठीक है ना, किसी भी विलयन के कौन से अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को आर पार कर लेते हैं, विलायक के अणु। तो जब किसी दो या किन्हीं दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, तो तनु विलयन के विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर क्या करने लगते हैं बच्चे, गमन करने लगते हैं या गति करने लगते हैं। तो इस प्रकार की होने वाली क्रिया को ही परासरण के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हुई? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ चित्र में। मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक पात्र ले लिया और इसमें मैंने यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया। ठीक है बच्चे, ये हमने लगा दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली हमने लगा दिया। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ये बीच में हमने लगाया, एक तरफ मैंने इधर तनु विलयन कर दिया, तनु विलयन, और एक तरफ क्या कर दिया, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन लगा दिया हमने। ठीक है, तो अगर हम तनु विलयन की बात करें और इधर सांद्र विलयन की हम बात करें और बीच में हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया, तो हमने देखा कि जो तनु विलयन है वह तनु विलयन का जो आप देखोगे विलयन बनाओगे तो विलय और विलायक तो होंगे ना, तो तनु विलयन का विलायक का अणु
सांद्र विलयन के विलायक के अणु सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगा। इसके पीछे रीजन भी है। आपसे कोई पूछेगा कि तनु विलयन के ही विलायक के अणु क्यों सांद्र विलयन में जा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे, कि जो तनु विलयन होगा उसमें रिक्त स्थान ज्यादा होगा, तो उनके अणु जो है उस पूरे दीवार के सतहों पे अधिक दाब लगाएंगे। लेकिन जो सांद्र विलयन है उनके मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो कम होगा। ठीक है, उनके अंदर जो रिक्त स्थान होगा सांद्र विलयन में वो कम होगा, तो उसके अणु अपने दीवारों पर कम दाब लगाएंगे। तो इसका जो वाष्प दाब होगा या इसका जो दाब होगा अणुओं का, वो सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होगा। इसलिए तनु विलयन के विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर क्या करने लगे बच्चे, गति करने लगे। और अर्ध पारगम्य झिल्ली है तो तनु विलयन के विलायक के अणु उसके आर पर जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है कि तनु विलयन के अंदर जो दाब होगा अणुओं का वो सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होगा। तो अधिक दाब वाला कम दाब वाले की ओर गमन करेगा कि नहीं करेगा, सिंपल सी बातें करेगा। तो इसी आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम बात करेंगे कि जब किन्हीं दो विलयनों को, अब दो विलयन हमने कह दिया, तो कैसे कैसे विलयन बचे, तनु और सांद्र को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो तनु विलयन में लगने वाले अधिक दाब के कारण तनु विलयन के विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर गमन, कोष्टक में गति लिख सकते हैं, गमन या कोष्टक में गति करने लगते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे ये क्रिया संपन्न होती है या क्रिया होने लगती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं बच्चे। तो इस क्रिया को ही परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे ये क्रिया संपन्न होती है बच्चों, ये तनु विलयन के जो विलायक के अणु हैं वो सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगे, इधर से इधर की तरफ जाने लगे, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, परासरण की क्रिया कहलाएगी बच्चे। ठीक है, बात समझ में आया, बोलो कि जब हम अर्ध पारगम्य झिल्ली से किन्हीं दो विलयनों को, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन को पृथक करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भागों में जब हम बांटते हैं तो अलग अलग भागों में बांटने के कारण इधर का जो विलायक का अणु है वो उधर सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को परासरण की क्रिया कहा जाता है।
बात क्लियर होगी? ठीक है, हम बात करेंगे परासरण के प्रकार की। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं परासरण के प्रकार की, कि परासरण कितने प्रकार के हो सकते हैं। परासरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं। परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार। परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चे, परासरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला अंतःपरासरण और दूसरा क्या होता है बच्चे? बाह्य परासरण। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःपरासरण। अंतःपरासरण क्या होता है बच्चे? जब हम किसी विलायक में, सीधा सीधा विलायक भी ले सकते हो, विलयन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी विलायक में, मान लेते हैं एक छोटा सा मैंने पात्र ले लिया, इसमें विलायक पदार्थ के अणु हमने भर दिया। जब हम किसी विलायक में किशमिश को डालते हैं, किसको डालते हैं? किशमिश को। तो विलायक पदार्थ के अणु जो हैं वो तनु होंगे, लेकिन किशमिश के अंदर के जो अणु हैं वो सांद्र होंगे। ठीक है, तो जब तनु विलयन से, परासरण की क्रिया तो यही ना होती है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इस पात्र में जल ले, क्या लिए? सबसे पहले जल, और जल एक अच्छा विलायक है, और इसमें हमने किशमिश को डाल दिया इस तरह से। ठीक, तो जब किशमिश को मैंने डाला इसमें, तो कुछ समय के बाद यही किशमिश फूल के इस तरह से गोल आकृति धारण कर ली। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किशमिश के अंदर जल के अणु प्रवेश कर गए कि नहीं? तो जब किसी पदार्थ के अंदर विलायक के अणु प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार के परासरण को अंतःपरासरण कहते हैं। अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना? ठीक, तो हम बात करेंगे जब किसी पदार्थ के अंदर किसी विलायक पदार्थ के अणु प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार की लिखेंगे, इस प्रकार की क्रिया को अंतःपरासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे, जैसा कि मैंने एग्जांपल में वहां दिखाया आपको। अब अगला हेडिंग इसमें बात करेंगे बच्चे दूसरे का, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है बच्चे? तो मान लेते हैं कि हमने एक विलयन ले लिया। क्या ले लिया? विलयन। और कैसा विलयन लिया? जल प्लस चीनी का विलयन ले लिया। और ये कैसा विलयन है बच्चे? सांद्र है। और हमने इसमें अंगूर का एक फल डाल दिया। इसका अंगूर का एक फल डाल दिया, एकदम गोल सी आकृति। तो जैसे हम अंगूर का इसमें एक फल डालेंगे तो कुछ समय बाद देखा जाएगा तो यह अंगूर का जो फल है वो सिकुड़ जाएगा,
ठीक है। तो सिकुड़ने का रीजन है कि जो हमने जल और चीनी का सांद्र विलयन लिया था, इसकी तुलना में अंगूर के अंदर जो भी पदार्थ भरा है वो तनु है। तो अब अंगूर के अंदर से विलायक के अणु कहाँ चले जाएंगे? सांद्र विलयन की ओर चले जाएंगे बाहर। तो जब यह क्रिया किसी पदार्थ के अंदर से बाहर की ओर होती है तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ को किसी सांद्र विलयन में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से विलायक के अणु बाहर की ओर गमन करने लगते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को बाह्य परासरण की क्रिया कहा जाता है। जैसा कि मैंने चित्र में बताया बच्चे, अभी अंगूर आप रखे हुए, इसमें अंगूर, और ये थोड़े से ही समय में अगर सांद्र विलयन में आप इसको रख दिए तो थोड़े से ही समय में ये सिकुड़ जाएगा। तो इसका रीजन ये है कि अंगूर के अंदर के विलायक का अणु जो है वो सांद्र विलयन में चला गया। वो बाहर की तरफ होने वाली क्रिया है ना, इसलिए इसे बाह्य परासरण क्रिया। यहाँ पर मैंने किशमिश को रखा था तो इसमें जल का अणु चला गया, तो ये अंदर की ओर होने वाली क्रिया, इसलिए इसको अंतः परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। आपको जितना भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। तो वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो